आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं एक हत्या का मामला शेयर कर रहा हूं, जिसमें कि आरोपी के खिलाफ 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है और हाई कोर्ट ने आरोपी को बेल ग्रांट कर दिया। तो साथियों, ये बेल हाई कोर्ट ने किस आधार पे दिया आरोपी को और केस की स्टोरी क्या थी, केस के फैक्ट क्या थे, इन सारे तथ्यों की चर्चा करूंगा आपसे इस वीडियो में। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक भी ऐड कर दूंगा। तो साथियों, आज मैं आपसे जिस केस की चर्चा कर रहा हूँ, ये बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के द्वारा डिसाइड किया गया है और केस का नाम है मोहम्मद तौसीफ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। साथियों, इस केस की कहानी कुछ ऐसी थी कि एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है और जिस व्यक्ति की डेथ होती है वो डॉक्टर है। तो आपको मैं डॉक्टर के नाम से संबोधित करूंगा कि जिनकी डेथ हुई है वो डॉक्टर साहब हैं। तो साथियों, डॉक्टर साहब की डेथ हो जाती है और ये सूचना डॉक्टर साहब के भाई को कोई व्यक्ति देता है। डॉक्टर साहब के भाई पुलिस को कंप्लेन करते हैं। पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध 302 का मुकदमा दर्ज कर लेती है। पुलिस जांच करती है। जांच के दौरान ये पाया गया कि डॉक्टर साहब एक हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के पद पे पदस्थ हैं और डॉक्टर साहब के खिलाफ एक मुकदमा भी चल रहा है 304 ए का, आईपीसी का। साथियों, 304 ए का जो मुकदमा होता है वो नेग्लिजेंस के लिए, जैसे मान लीजिए कि किसी की नेग्लिजेंस की वजह से किसी की डेथ हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट कर दिया, डेथ हो गई, 304 ए दर्ज होगा। डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डेथ हो गई, इनकी लापरवाही से 304 ए दर्ज होगा। तो डॉक्टर साहब के खिलाफ 304 ए का एक मुकदमा चल रहा था। अब उसके पीछे की कहानी क्या थी, मुकदमे के पीछे की, कि डॉक्टर साहब जिस हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के पद पे पदस्थ थे, वहाँ एक शेख नाम का व्यक्ति इलाज कराने आता है, क्योंकि शेख का एक्सीडेंट हो चुका होता है उस समय पे। शेख जब इलाज कराने आता है डॉक्टर साहब के पास, तो डॉक्टर साहब उसका ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट के दौरान ही शेख की डेथ हो जाती है। अब शेख का जो भाई है अबरार, उसकी डॉक्टर साहब से कहासुनी हो जाती है। अबरार ने डॉक्टर साहब को धमकी दिया कि मेरे भाई की जो डेथ हुई है वो तुम्हारी वजह से हुई है, अब मैं तुमको देख लूंगा, इसका बुरा परिणाम होगा जो तुमने हमारे भाई के साथ किया है। ऐसा धमकी दिया अबरार ने। साथ ही डॉक्टर साहब के खिलाफ 304 का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया। अब उसके कुछ दिनों बाद डॉक्टर साहब की डेथ हो जाती है। डेथ में ये पाया गया कि जो डॉक्टर साहब की जो डेथ होती है उसमें उनकी हत्या हथियार से की जाती है। अब जैसा हमने आपको बताया कि पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया था। अब पुलिस ने जब इस मामले की छानबीन किया, तफ्तीश किया, तो पुलिस ने ये पाया कि ये जो हत्या है ये अबरार ने किया है। अब इस मामले में जो आरोपी है जिसने ये बेल एप्लीकेशन फाइल किया है वो है तौसीफ। तौसीफ का रोल ये था कि अबरार के जो कपड़े थे, जो उसने जब हत्या किया जब उसमें पहने हुए थे, कपड़े और हथियार, ये तौसीफ ने छुपाए थे। तो पुलिस ने इस आधार पे तौसीफ को भी आरोपी बना लिया। आपको पता होगा कि कोई भी अपराध जब होता है तो उस अपराध में मान लीजिए एक ही व्यक्ति वो अपराध कर रहा है, लेकिन उसके साथ में 4 लोग हैं और वो 4 लोग में से एक व्यक्ति ने ही एक को मारा है, लेकिन 3 लोग साथ में खड़े हैं या फिर वो केवल दूर खड़े होकर देख रहे हैं, तो उन चारों के खिलाफ भी हत्या का मामला ही दर्ज होगा। उसकी वजह क्या है? कॉमन इंटेंशन, मतलब सभी का उद्देश्य एक ही था। एक उदाहरण के लिए आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई 3 लोग हैं, वो किसी घर में घुसते हैं एक व्यक्ति को मारने के लिए, तो 2 व्यक्ति अंदर जाते हैं, एक तीसरा व्यक्ति को ये ड्यूटी दी ये कहा जाता है कि तुम दरवाजे के पास खड़े होकर देखना कि कोई आ तो नहीं रहा है अंदर। तो एक व्यक्ति क्या करता है, दरवाजे के बाहर खड़े होकर देखता है कोई अंदर तो नहीं आ रहा। 2 व्यक्ति अंदर जाते हैं, हत्या कर देते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो अब हो सकता है कि जो व्यक्ति बाहर खड़े होकर पहरेदारी कर रहा है ये कहा जा सकता है कि मैंने तो हत्या किया ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। 302 का मुकदमा तीनों लोगों के ऊपर दर्ज होगा, जो 2 लोग अंदर थे और जो पहरेदारी कर रहा था, क्योंकि कॉमन इंटेंशन था हत्या करने का। तो इस मामले में भी वही हुआ। तौसीफ को आरोपी बना लिया गया 302, 201, 120B, 211 आईपीसी के अंतर्गत। इसके अलावा
SC/ST एक्ट का सेक्शन 325 भी लगा क्योंकि डॉक्टर साहब SC/ST कैटेगरी से थे। आर्म्स एक्ट भी लगा क्योंकि अवैध हथियार रखे हुए थे, सेक्शन 25-27। तो इस प्रकार से इन धाराओं के अंतर्गत तौसीफ को भी आरोपी बना लिया गया। अब तौसीफ ने बेल एप्लीकेशन फाइल किया सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आपको बता दूं कि चूंकि इस मामले में SC/ST एक्ट लगा है, तो जिस मामले में SC/ST एक्ट लगा होता है तो उस मामले में सेशन कोर्ट जो SC/ST कोर्ट होती है वहाँ पे पहले बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं। उसके बाद जहाँ उसको हाई कोर्ट में जाते हैं तो फिर हम उसको अपील कहते हैं। सेक्शन 14A SC/ST एक्ट 1989 के अंतर्गत उसको बेल एप्लीकेशन फाइल किया जाता है। अमूमन बाकी सारे मामलों में 439 CRPC के अंतर्गत ही बेल फाइल होती है, लेकिन जहाँ पे भी SC/ST एक्ट लग गया है तो फिर वो क्रिमिनल अपील हो जाती है बेल के दौरान, जब हाई कोर्ट में फाइल होगा। तो इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ, अपील फाइल की गई। अब हाई कोर्ट ने जब इस मामले को देखा तो हाई कोर्ट ने ये पाया कि तौसीफ का रोल इतना है कि तौसीफ ने जिस व्यक्ति ने हत्या किया है उसके कपड़े छुपाए हैं और हथियार छुपाया है, लेकिन तौसीफ इस हत्या में इन्वॉल्व था ये स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात ये कि तौसीफ को आरोपी बनाया गया है मेमोरेंडम के आधार पे। अब ये मेमोरेंडम वर्ड आपने कई जगह सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए किसी मामले में पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया लेकिन पुलिस के पास साक्ष्य नहीं है। अब वो व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि मैंने जो हत्या किया है उसमें हथियार वहाँ पे छुपा के रखा है। तो अब इस मामले में जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भी पुलिस के पास हत्या करके भी जाएगा, बोलेगा मैंने हत्या किया है, तो वो साक्ष्य में नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति ये कह दे कि मैंने हत्या किया है और मैंने डेड बॉडी वहाँ छुपा के रखी है, या फिर हथियार मैंने वहाँ पे रखा है, या फिर मैंने जिस चाकू से मारा मैंने उसको वहाँ छुपा के रखा है, तो पुलिस को जैसे ही किसी आरोपी के कहने पे कोई नई चीज़ मिलती है, कोई नया फैक्ट डिस्कवर होता है, वहाँ पे उस व्यक्ति को आरोपी बना लिया जाता है। इस मामले में भी यही हुआ। तौसीफ को पुलिस गिरफ्तार करती है, उसके बाद तौसीफ को मेमोरेंडम के आधार पे आरोपी बना लिया जाता है। अब जब हाई कोर्ट ने इस मामले को देखा तो सबसे पहले तो हाई कोर्ट ने यह पाया कि मेमोरेंडम के आधार पे है, दूसरा कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं इन्वॉल्व था, तीसरा हाई कोर्ट ने यह कहा कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थी डॉक्टर साहब की हत्या करने की, उसमें इस व्यक्ति का रोल था, इसका एक्टिव पार्टिसिपेंट था, ये स्पष्ट नहीं। तो कोर्ट ने यह पाया कि इस आधार पे आरोपी को बेल का लाभ दिया जाना चाहिए। और साथ में चूंकि SC/ST एक्ट भी लगा था, तो SC/ST एक्ट के संदर्भ में हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट का जिक्र किया, जो कि अभी 2020 का रिसेंटली का जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऐसा बताया गया है कि अगर केवल पीड़ित व्यक्ति SC/ST कैटेगरी से है तो किसी आरोपी के खिलाफ SC/ST का मुकदमा दर्ज नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि स्पष्ट साक्ष्य ना हो कि उसने उसकी जाति की वजह से उसके ऊपर हमला किया है या फिर उसने जातिशुदा शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो इस मामले में कोर्ट ने उस जजमेंट को साइड किया और आरोपी को बेल दे दिया। कुछ शर्तें लगाई, आरोपी देश छोड़ के नहीं जाएगा, पासपोर्ट सरेंडर करेगा, एविडेंस को साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करेगा, टाइम पर उपस्थित होगा ट्रायल कोर्ट में, ऐसा कहते हुए कुछ शर्तें इम्पोज करते हुए हाई कोर्ट ने उसको बेल ग्रांट कर दिया। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि किस किस फैक्ट के आधार पे कई बार हमें कोर्ट से बेल मिल जाती है। वैसे भी हमारे यहाँ एक लीगल मैगजीम है, बेल इज रूल जेल इज एक्सेप्शन, ऐसा हम लोग बेल के एप्लीकेशन में लिखते भी हैं। तो इस प्रकार से अगर आपके मामले में कुछ ऐसा है, भले ही कितना भी गंभीर मुकदमा हो, तो हर आरोपी का अधिकार होता है जब तक कि ट्रायल चल रहा है, पूरे ट्रायल के दौरान उसको जेल में नहीं रखा जा सकता है। कई बार आप लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर बहुत गंभीर मामला है, हत्या का मामला है, गांजा चरस तस्करी का मामला है, कैसे बेल मिलेगी, बेल मिलेगी भी नहीं मिलेगी। तो बेल हर किसी को मिलती है, टाइम लग सकता है उस पर। और अगर ट्रायल लंबा चल रहा है, 1 आध साल हो चुके हैं, तो आपके पास ये भी आधार हो जाता है कि ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है, तो उसको कस्टडी में डिटेन किए रहना जब तक कि ट्रायल चलेगा, ये उसके अधिकारों का हनन होगा, तो इस आधार पर भी आपको बेल मिल सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जजमेंट यूजफुल होगा, आप भी इसका कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका लिंक ऐड कर दूंगा। धन्यवाद साथियों।